हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय हम लोग AR देसाई के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुका है, इन पे काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने AR देसाई के बारे में समझा है। और आज उनसे संबंधित ये लास्ट लेक्चर है। इसमें रिमेनिंग जो कंटेंट इनसे जुड़े हुए बचे हुए थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही इनके कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, उनकी बुक महत्वपूर्ण कौन कौन सी हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। और यहाँ पे आज के लेक्चर की शुरुआत ही हम लोग इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, इंडियाज़ पाथ ऑफ डेवलपमेंट, इसके बारे में डिटेल में समझने के साथ करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं लेक्चर को। भारत में विकास का मार्ग यानी इंडियाज़ पाथ ऑफ डेवलपमेंट। प्रोफेसर AR देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद से संबंधित अपने जो विचार प्रस्तुत किए थे उनका संबंध केवल सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने के समय तक ही सीमित था। स्वतंत्रता के बाद यहाँ के नए संविधान के अंतर्गत जब एक नई सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था का निर्माण होना आरंभ हुआ तो यह आशा की जा रही थी कि भारत में एक ऐसा राष्ट्रवाद का विकास होगा जो उपनिवेशवादी ताकतों के प्रभाव से मुक्त होने के साथ ही भारतीय दशाओं के अनुकूल होगा। इस समय संवैधानिक व्यवस्थाओं के कारण यह आशा भी बधी थी कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को एक समताकारी तथा न्यायपूर्ण रूप मिलने के साथ ही विकास का एक ऐसा रास्ता चुना जाएगा जिससे लंबे समय से अपेक्षित तथा शोषित वर्गों की स्थिति में सुधार हो सके। सरकार द्वारा सार्वजनिक हितों के संरक्षण का दावा करने के बाद भी जब जाति, धर्म, क्षेत्र तथा संजातीयता जैसी शक्तियों के प्रभाव में कोई उल्लेखनीय कभी नहीं हुई शक्तियों के प्रभाव में कोई उल्लेखनीय जो प्रभाव देखने को मिला या कार्य कभी नहीं हुई, तब AR देसाई ने 1960 में प्रकाशित अपनी एक अन्य पुस्तक भारतीय राष्ट्रवाद की नई प्रवृत्तियां यानी रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म में उन शक्तियों का विश्लेषण किया जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद यहाँ की अर्थव्यवस्था तथा समाज के एक उपनिवेशवादी रूप में ढालना आरंभ कर दिया था। तो ये इनकी एक और महत्वपूर्ण बुक रही है, रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। सन 1984 में AR देसाई की पुस्तक इंडियाज़ पाथ ऑफ डेवलपमेंट प्रकाशित होने के समय तक भारत को स्वतंत्रता मिले लगभग 36 वर्ष के समय जो है वो बीत चुका था। लेकिन इतनी लंबी अवधि के बाद भी यहाँ इस तरह की सामाजिक तथा आर्थिक नीतियों को प्रभावपूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सका जिससे भारत को एक समताकारी तथा शोषण से मुक्त समाज का रूप मिल सके। इन्हीं दशाओं के अंतर्गत AR देसाई ने अपनी इस पुस्तक में स्वतंत्रता के बाद भारत की बदलती हुई सामाजिक आर्थिक संरचना, सरकार द्वारा लागू विकास की नीतियों के प्रभावों तथा उन दशाओं की विस्तार से विवेचना की जिनके कारण सरकार विकास से संबंधित अपने घोषित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही है। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे समझ सकते हैं कि इन्होंने किन मुद्दों को जो है अपनी पुस्तक में उठाया है। इस पुस्तक में AR देसाई ने अनेक ऐसे मौलिक प्रश्न उठाए जिनका संबंध स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किए जाने वाले सार्वजनिक वायदों तथा स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा विकास की उन नीतियों पर चलना है जो उन वायदों के पूर्णतया विपरीत हैं। इस दशा में अपनी पुस्तक के आरंभ में ही उन्होंने यह प्रश्न किए कि स्वतंत्रता से लेकर अब तक यानी कि 1984 तक सरकार द्वारा ग्रामीण विकास, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा समाज के वंचित वर्गों के संरक्षण के लिए जो दावे किए जाते रहे हैं क्या वास्तव में वे सही हैं।
क्या हम वास्तव में विकास के एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं? क्या पंचवर्षीय योजनाएं ही विकास का सही रास्ता है? सरकार जिस मार्ग पर चलकर विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है, क्या वर्तमान दशा गुणात्मक आधार पर उससे बिल्कुल भिन्न नहीं है? AR देसाई ने लिखा कि इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि भारत में स्वतंत्रता के समय से लेकर अब तक किन नीतियों के आधार पर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयत्न किया गया। उनके अनुसार ब्रिटिश शासन के दौरान एक उपनिवेशवादी मानसिकता के अंतर्गत यहाँ जो एक जर्जर और लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था को छोड़ा गया था, उसे एक समृद्ध, स्वतंत्र, विकसित और आधुनिक व्यवस्था में बदलने का सभी सरकारों द्वारा दावा किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से एक ऐसी अर्थव्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न किया गया जिसे सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी कहा है। तो ऑलरेडी ये UGC नेट के पेपर में भी आया है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आया है कि भारत में किस तरीके की हमें अर्थव्यवस्था देखने को मिली। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अक्सर करके हम जो इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी हम कहते हैं। ओके, देसाई ने अपने स्पष्ट विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी देशवासी जानते हैं कि अनेक पंचवर्षीय योजनाओं पर विकास के लिए जितना अधिक ध्यान व्यय किया गया, उससे उत्पन्न होने वाले विकास किसी भी रूप में संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता। सभी योजनाओं का लक्ष्य ऊपरी तौर पर समाजवादी आधार पर देश का विकास करना रखा गया। इसके लिए कभी समाजवादी प्रकृति का समाज, कभी सामाजिक न्याय, कभी गरीबी हटाओ तो कभी रोजगार बढ़ाओ के नारे दिए जाते रहे। भारत में आपातकाल के बाद जब पहली बार एक गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल अर्थात जनता पार्टी द्वारा शासन संभाला गया, जो कि 1977 की बात है, तब भी यह दावा किया गया कि इसके द्वारा नेहरू के विकास मॉडल से हटकर सर्वोदय की विचारधारा पर आधारित विकास के मार्ग को अपनाया जाएगा। इसके बाद भी तत्कालीन सरकार द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जा सका जिससे यहाँ की ब्रिटिश कालीन सामाजिक आर्थिक संरचना में कोई उल्लेखनीय सुधार संभव हो पाता। तो यहाँ पे हम लोग AR देसाई के विचारों को समझ रहे हैं कि आखिर में किस प्रकार से उन्होंने भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको समझने का प्रयास किया है। सरकार की विकास नीतियों का प्रभाव ये हम देखेंगे। AR देसाई ने लिखा है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद सरकार की विकास संबंधी विभिन्न नीतियों का प्रभाव क्या हुआ। इसे अनेक सामाजिक अध्येताओं और शोध कार्यों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सरलता से समझा जा सकता है। विकास संबंधी नीतियों का सबसे मुख्य परिणाम जो है वो क्या रहा? औद्योगिक, व्यापारिक और वित्तीय क्षेत्रों से संबंधित पूंजीपति वर्ग की दशा में सुधार के रूप में सामने आया। तो ये आप लोगों को इनके को जो भी विचार हैं वो समझने से पहले ये आप लोगों के माइंड में सेट होना चाहिए कि एक मार्क्सिस्ट विचारधारा से प्रेरित विचारक रहे हैं। ओके, इसका तात्पर्य है कि बड़े बड़े उद्योगपति, भूस्वामी तथा उच्च मध्यम वर्ग के व्यक्ति पहले से और अधिक धनी बनने लगे। समाज में इस धनी वर्ग की शक्ति बढ़ने से आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं पर भी इसके प्रभाव में वृद्धि होने लगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जिस सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर को सरकार द्वारा बहुत महत्व दिया गया, उससे संबंधित आर्थिक, वित्तीय, शैक्षणिक तथा प्रशासनिक मध्यस्थ भी इस पूंजीपति वर्ग की चापलूसी में ही इस तरह लग गए जिससे उसकी शक्ति में और अधिक वृद्धि हो सके। किसके? पूंजीपतियों के। ओके, जहाँ तक रोजगार के अवसरों का संबंध है, इसके माध्यम से समाज के दुर्बल वर्गों की स्थिति में तो कोई सुधार नहीं हो सका। देश के मानवीय तथा प्राकृतिक संसाधनों तथा उनकी उत्पादनशीलता में कोई कमी न होने के बाद भी उत्पादन के उन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया जिनसे रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सके।
तो आज भी आप लोग देखेंगे जैसे और मटेरियल्स इधर से निकलते हैं, हम जिन्हें खनिज पदार्थ भी कहते हैं, तो आप लोग देखेंगे चाहे वो उड़ीसा है, झारखंड का क्षेत्र है, तो बाकी अगर हम देखें कि बहुत दूसरे जो स्टेट हैं उनसे काफ़ी पिछड़े हुए नज़र आते हैं। वहाँ पे जो लोग वहाँ खुद काम करते हैं उनका उतना ज़्यादा हमें डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है। इसके विपरीत आय और धन के असमान वितरण में लगातार वृद्धि हो रही है, ये मानना AR देसाई का है। और ये कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखाई भी देता है कि ये आय और धन का असमान वितरण हमें आज भी दिखाई देता है। सामाजिक और शैक्षणिक अवसरों में भी यह असमानता जो है स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जाति व्यवस्था से उत्पन्न असमानताएं ऊपरी तौर पर कम हुई हैं, लेकिन अपने छद्म रूप में इसने समाज के सामने पहले से भी अधिक गंभीर सामाजिक और राजनीतिक जटिलताएं उत्पन्न की हैं। तो ये बात हम लोग आज भी समझ सकते हैं अपनी सोसाइटी को देख के कि लोग भले ही लोग पढ़ लिख लिए हैं, वेल एजुकेटेड हो चुके हैं, लेकिन जब बात आती है चाहे वो हम जाति व्यवस्था की बात करें और इससे संबंधित जो असमानताओं की बात करें, तो चाहे वो हम मानते हैं कि नगरों में थोड़ा कम दिखाई देता है, लेकिन गाँव में या हम नगरों में भी हम जब देखें तो बहुत ही अगर क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो ये देखेंगे कि वेल एजुकेटेड लोगों के अंदर भी ये मानसिकता जो है ऊपरी तौर पे दिखाने के लिए नहीं है। उनको लगेगा, वो बताएंगे कि हाँ नहीं हम ऐसा कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन अंदर से एक उनके अंदर अपनी विचारधारा कहीं ना कहीं बनी हुई है। यदि विकास की वृद्धि दर को देखा जाए तो विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न अवधियों में इसमें किसी तरह की एकरूपता देखने को नहीं मिलती है। अनेक अवसरों पर यह कभी अवरुद्ध हुई तो कभी अवनति की ओर भी चली गई है, यानी और उसका हमें गिरता हुआ स्वरूप देखने को मिला। इसी का परिणाम है कि शारीरिक श्रम पर आधारित देश के सबसे बड़े वर्ग की गरीबी पहले की तुलना में अधिक हो गई है। प्रतिवर्ष देश में गरीबी सीमा रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की बढ़ती हुई संख्या उनकी दयनीय स्थिति को स्पष्ट करती है। संसाधनों के दोषपूर्ण व्यवस्था विकास से संबंधित वर्तमान नीतियों से उत्पन्न वह दशा है जिसने सार्वजनिक जनजीवन तथा देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था को संकट में डाल दिया है। अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी सामान्य लोग राशन की दुकानों, उचित कीमतों की दुकानों और काले बाजार की विस्मयकारी और बेतुकी व्यवस्था में फंस गए हैं। इस व्यवस्था ने एक ऐसे घुटन भरे रास्ते का निर्माण किया है जिस पर आगे बढ़ने से व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित, अनिश्चितता या असुरक्षा, अनिश्चितता और भ्रष्टाचार तथा अपराध के भंवर में फंसा हुआ पाने लगता है। अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी सामान्य लोग तरह तरह के संघर्ष करने के लिए मजबूर हैं। सरकार द्वारा साधारणतया अधिक से अधिक आर्थिक संसाधन प्राप्त करने के लिए जिन सार्वजनिक ऋणों, घाटे की वित्त व्यवस्था तथा अप्रत्यक्ष करों का सहारा लिया जा रहा है, उससे समाज के धनी वर्ग को ही लाभ होता है तथा निर्धन व्यक्ति सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी समुचित साधन जो है वो प्राप्त नहीं कर पाता है। विभिन्न क्षेत्रों के बीच बढ़ती हुई आर्थिक असमानताएं भी इसी दशा का परिणाम हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भारत को एक कल्याण राज्य घोषित किया गया। इसके बाद भी सरकार द्वारा विभिन्न विरोध आंदोलनों एवं सार्वजनिक असंतोष को दबाने के लिए उत्पीड़न और दबाव का सहारा लेने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। यह सभी दशाएं उन दोषपूर्ण नीतियों को स्पष्ट करती है जिन्हें स्वतंत्रता से लेकर आज तक विभिन्न सरकारों द्वारा विकास के नाम पर प्रश्रय दिया जाता रहा है। सॉरी। अब यहाँ पे AR देसाई कहते हैं कि आखिर में जो ये असफलता हमें दिखाई देती है इसके पीछे कारण क्या है। तो AR देसाई ने पुनः यह प्रश्न उठाया कि भारत में स्वतंत्रता के बाद विकास के मार्ग का जो रास्ता चुना गया उसमें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त क्यों नहीं किया जा सका। यह एक ऐसा जटिल लेकिन आधारभूत प्रश्न है जो देश के संसाधनों,
व्यवस्था संबंधी दशाओं तथा नीतियों की अव्यवहारिकता आदि को समझने में हमारी सहायता कर सकता है। उपयुक्त प्रश्न का उत्तर हमारे सामने अनेक नए प्रश्न पैदा कर देता है। इन्हें स्पष्ट करते हुए देसाई ने लिखा कि क्या विकास की असफलता का कारण देश में संसाधनों की कमी है? क्या कुछ परंपरागत शक्तियां विकास को रोक रही हैं? क्या हमारे देश में विकास के विभिन्न अभिकरण सुस्ती की मनोवृत्ति तथा उद्यमिता के अभाव से ग्रस्त हैं? क्या इस दशा को आर्थिक सहायता के दुरुपयोग तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के विस्तार के आधार पर समझा जा सकता है? क्या इसका कारण जनसंख्या विस्फोट की दशा है? क्या हमारी असफलता का कारण भ्रष्टाचार तथा भाई भतीजावाद के द्वारा शक्ति को प्राप्त करने की लालच है? तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि कितने सारे प्रश्न इनके मन में उठे थे। क्या इसे प्रशासकीय तंत्र में विकास की भावना के प्रति उदासीनता अथवा अधिकारी तंत्र की निष्क्रियता के आधार पर समझा जा सकता है? क्या इसका कारण सरकार द्वारा परमिट और लाइसेंस की वह घुटन भरी नीति है जो सामान्य व्यक्ति को विकास की प्रक्रिया में सहभाग करने से रोकती है? क्या इसका कारण पश्चिम का या अंधानुकरण है जो निरंकुश उपभोक्तावाद के बढ़ाने के साथ ही एक आडंबरपूर्ण जीवन और अनैतिक गतिविधियों में वृद्धि कर रहा है? क्या इस असफलता की विवेचना युवा वर्ग में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता, गैर कानूनी गतिविधियों तथा सार्वजनिक जीवन में फैली व्यापक निराशा एवं अलगाववाद के आधार पर की जा सकती है? और एक प्रश्न और है कि क्या इसका एक प्रमुख कारण समाज के पूंजीपति अथवा धनाढ्य वर्ग का बढ़ता हुआ लालच नहीं है? AR देसाई का यह मानना है कि वर्तमान दशाओं में आज अधिकांश राजनीतिक नेता, प्रशासक, नीति निर्माता तथा समाज विज्ञानी उपयुक्त दशाओं में से ही एक या कुछ दशाओं के आधार पर विकास की कमी या इससे संबंधित व्याधि के कारण को स्पष्ट कर देते हैं। वास्तविकता यह है कि यदि हम भारत के विकास के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए मार्ग को समझ लें तो वर्तमान परिस्थिति के वास्तविक कारणों को सरलता से समझा जा सकता है। इस संबंध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विकास के लिए सरकार के द्वारा जो विशेष मार्ग चुना जाता है उसके कुछ विशेष अर्थ और उद्देश्य होते हैं। विकास के लिए चुना गया मार्ग ही यह तय करता है कि विभिन्न संसाधनों को जुटाने के स्रोत कौन से होंगे, इन संसाधनों का आकार क्या होगा तथा प्राथमिकता के क्रम में इन संसाधनों का उपयोग समाज के किन वर्गों और क्षेत्रों के लिए किया जाएगा। विकास का मार्ग ही तय करता है कि सरकार समाज के किन वर्गों पर अपना ध्यान केंद्रित करके उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक शक्ति को, यहाँ पे शक्ति है, को बढ़ाने का प्रयत्न करेगी। सरकार जिन वर्गों को विकास का माध्यम मानती है उन्हें विभिन्न प्रकार की प्रेरणाएं और प्रोत्साहन देने का काम भी सरकार की विकास संबंधी नीति द्वारा ही निर्धारित होता है। विकास के लिए यह तय करना आवश्यक होता है कि किन समूहों तथा संस्थाओं के निर्माण, विकास एवं सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रेरणाओं की आवश्यकता है तथा वे कौन से मूल्य एवं व्यवहार के प्रतिमान हो सकते हैं जिन्हें प्रोत्साहन देकर एक विशेष प्रकार के विकास का वातावरण बनाया जा सकता है।
विकास की नीतियां ही यह तय करती हैं कि समाज के विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की तुलना में किस प्रकार जीवन अवसरों, रोजगार, शिक्षा, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाएगी। राष्ट्रीय नियोजन के साथ ही क्षेत्रीय नियोजन एवं विकास से संबंधित कार्यों का निर्धारण भी विकास के लिए निर्धारित मार्ग के अनुसार ही होता है। कुल मिलाकर विकास का मार्ग अथवा सरकार द्वारा निर्धारित विकास की नीतियों से ही इस बात का निर्धारण होता है कि विकास की प्रकृति तथा विस्तार की सीमाएं क्या होंगी एवं आर्थिक मंदी अथवा संकट के समय में भी विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत समाज के किन वर्गों को अधिकतम संरक्षण दिया जाएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उपयुक्त संदर्भ में AR देसाई ने इस तथ्य पर भी बल दिया कि भारत में अधिकांश समाज वैज्ञानिकों ने विकास के उन मार्ग को स्पष्ट करने में रुचि नहीं दिखाई जिससे शासक वर्ग को विकास के सही मार्ग का बोध हो सके। अनेक अध्ययनकर्ताओं ने विकास को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया, लेकिन ऐसे शोध कार्यों का अभाव रहा जिनकी सहायता से इन महत्वपूर्ण मुद्दे से संबंधित वास्तविकता को सामने लाया जा सके। भारत में आज जिस तरह की सामाजिक तथा आर्थिक संरचना विकसित हो रही है, उसे भी एक सही परिप्रेक्ष्य में समझने के अधिक प्रयास नहीं किए गए। साधारणतया नीति निर्माताओं द्वारा जिन उद्देश्यों को लेकर विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है, वर्तमान अध्ययन उन्हीं से संबंधित मान्यताओं तक ही सीमित रहे हैं। देसाई ने लिखा है कि विकास के मार्ग से संबंधित विभिन्न शोध कार्य तभी अर्थपूर्ण हो सकते हैं जब विकास के वर्तमान कार्यक्रमों से संबंधित प्रवृत्तियों के बारे में एक सही अंतर्दृष्टि को अपनाकर उन उपायों पर विचार किया जाता है जिनके आधार पे उन उपायों पे विचार किया जाता जिनके आधार पर विकास से संबंधित संरचनात्मक तंत्र में उपयोगी परिवर्तन लाया जा सकते हैं। वास्तविकता यह है कि भारत पर शासन करने वाले राजनीतिज्ञों द्वारा जिस मार्ग का अनुसरण किया जा रहा है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी सांकेतिक नियोजन से संबंधित है जिसकी उपयोगिता बहुत संदेहपूर्ण है। यदि हम पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित विकास के मार्ग के परिणामों पर ध्यान दें तो हमें भावी विकास के लिए एक सही दिशा अवश्य मिल सकती है। हम चाहे नेहरूवादी विचारधारा को देखें अथवा गांधीवाद का अनुसरण करने वाले नियोजकों की मनोवृत्तियों पर विचार करें, भारत के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में विकास से संबंधित प्रवृत्तियां आधारभूत रूप से पूंजीवादी मॉडल पर ही आधारित रही हैं। इसे अनेक संवैधानिक नियोजन संबंधों तथा आर्थिक तंत्र के संचालन पर आधारित प्रमाणों की सहायता से समझा जा सकता है। विकास के पूंजीवादी मार्ग के प्रमाण इन्होंने कुछ बताए हैं, तो देखेंगे हम लोग। AR देसाई ने इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए भारत में विकास का वर्तमान मार्ग एक पूंजीवादी समाज के निर्माण से संबंधित है, इसके अनेक प्रमाण निम्नांकित रूप से प्रस्तुत किए। तो पहला था कॉन्स्टिट्यूशनल एविडेंसेस। तो संवैधानिक प्रमाण क्या है समझेंगे। भारत के संविधान में अनेक संशोधनों के बाद भी उन्हीं प्रतिमानों को स्वीकार किया गया जो एक बुर्जुआ समाज को प्रोत्साहन देने से संबंधित हैं। संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार के रूप में व्यक्ति को कितनी भी संपत्ति अर्जित करने तथा उसे अपने पास रखने की अनुमति दी गई है। इसके लिए लाभ, किराए तथा ब्याज के द्वारा संपत्ति उपार्जित करने को भी वैध रूप दिया गया है। संविधान के द्वारा कार्य के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में नहीं देखा गया है। वास्तव में इसके द्वारा श्रम शक्ति को केवल एक ऐसी वस्तु के रूप में देखा गया है जिससे मिलने वाली मजदूरी या पुरस्कार की दशाएं बाजार की दशाओं से ही निर्धारित होती है। तो यहाँ पे आप लोग ये देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एविडेंसेस हैं इसमें भी AR देसाई ने बातों को दिखाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से हमारे संविधान में जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो भी हमें किस तरीके से बाध्य करते हैं।
फलस्वरूप पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रम का उपयोग अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाने लगा। संवैधानिक व्यवस्थाएं किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए व्यक्ति से उसकी संपत्ति जैसे भूमि आदि लेने की दशा में उसे केवल क्षतिपूर्ति की राशि देने का अनुमोदन करती है, लेकिन जिन लोगों की श्रम शक्ति का उपयोग नहीं किया जाता उन्हें किसी तरह की क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान नहीं है। इसके साथ ही संविधान में ऐसी व्यवस्था का भी अभाव है जिससे बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार और कार्य की ऐसी गारंटी कोई दी जा सके जिससे वे न्यूनतम स्तर के जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। संविधान के विभिन्न प्रावधानों के द्वारा आर्थिक, सामाजिक तथा वैधानिक क्षेत्र में उसी नौकरशाही प्रशासनिक संरचना को मान्यता दी गई है जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रचलित थी। स्पष्ट है कि भारतीय समाज के पुनर्निर्माण और विकास के लिए एक पूंजीवादी समाज से संबंधित प्रतिमानों तथा वैधानिक व्यवस्था हमारे संविधान द्वारा स्वीकार किया गया है। नियोजन के सिद्धांतों से संबंधित प्रमाण की बात करते हैं। ये एविडेंस रिकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, इसमें हम लोग देखेंगे भारत में नियोजन की संपूर्ण प्रक्रिया मिश्रित अर्थव्यवस्था के उस सांकेतिक नियोजन यानी इंडिकेटिव प्लानिंग पर आधारित है जो समाजवादी समाज में उत्पादन के साधनों के स्वामित्व को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय नियोजन से पूर्णतया भिन्न है। इसके द्वारा उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पर आधारित वर्ग संरचना को स्वीकार किया गया है। आर्थिक नियोजन के द्वारा व्यक्तिगत स्वामित्व से प्राप्त की गई आय को वैध मानने के साथ ही इसी के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि नियोजन के लिए उत्तरदायी सरकार द्वारा परंपरागत संस्थात्मक ढांचे को बदलकर एक ऐसे सांस्कृतिक, सामाजिक और सहयोगपूर्ण तंत्र को विकसित करने के प्रयत्न नहीं किए गए जिनके द्वारा समाज के निर्धन तथा वंचित लोगों को आर्थिक विकास में सहभाग करने की प्रेरणा दी जा सके। उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व से देश में जो असमानताएं बढ़ रही हैं उन्हें दूर करने के लिए सामाजिक आर्थिक नियोजन को एक रचनात्मक दिशा नहीं मिल सकी। इसका तात्पर्य है कि नियोजन के द्वारा न तो अधिकतम और न न्यूनतम आय प्राप्त करने वाले वर्गों के बीच की खाई को कम करने का प्रयत्न किया गया और न ही वर्ग असमानताओं को दूर करने के लिए बुर्जुआ वर्ग की गतिविधियों पर किसी तरह का नियंत्रण लगाया गया। तो वो स्थिति हमें आज भी दिखाई देती है। तीसरा पॉइंट ये कहते हैं अर्थव्यवस्था के संचालन संबंधी प्रमाण, एविडेंस रिकॉर्डिंग ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमी। पूंजीवादी समाजों में बाजार के लिए उत्पादन तथा लाभ को मान्यता देना दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। भारत के विकास के लिए इन दोनों उद्देश्यों को मान्यता दी गई है। यह दावा किया जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के दो पहियों पर आधारित है। यदि सावधानी पूर्वक इस दावे का विश्लेषण किया जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था की एक भिन्न तस्वीर सामने आती है। जैसे उदाहरण के लिए कृषि, जो आर्थिक क्रियाओं का सबसे बड़ा क्षेत्र है, पूरी तरह निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसी तरह थोक तथा फुटकर व्यापार का संचालन भी निजी क्षेत्र के द्वारा होता है। उपयोग की विभिन्न वस्तुओं से संबंधित छोटी और बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ भी निजी क्षेत्र से ही संबंधित हैं। यदि हम रेलवे और जहाजरानी को छोड़ दें तो हमारी परिवहन व्यवस्था का संचालन भी मूल रूप से देखा जाए तो निजी हाथों में ही है। हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत छोटा सा हिस्सा ऐसा है जिसका संचालन जो है उस सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। यह हिस्सा भी वह है जिस पर या तो बहुत बड़ी राशि के विनियोजन की आवश्यकता होती है अथवा जिसे प्राप्त होने वाला लाभ की संभावना बहुत कम रहती है। अनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने भी अपने अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष दिया कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र केवल निजी क्षेत्र का पोषण करने वाला ही एक
तंत्र है। गॉलब्रेथ ने इस संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र को एक ऐसा पोस्ट ऑफिस की संज्ञा दी है जो निजी क्षेत्र के मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोट है गॉलब्रेथ के द्वारा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, भारत के योजना आयोग तथा सरकार द्वारा भी औद्योगिक नीतियों से संबंधित प्रस्तावों में विभिन्न उद्योगी तथा उद्यमों से संबंधित वर्गों को ही विकास के मुख्य अभिकर्ताओं के रूप में मान्यता दी जाती रही है। यदि हम सरकारी नीतियों का बारीकी से परीक्षण करें तो स्पष्ट होता है कि सरकार द्वारा बड़े उद्यमों के मालिकों को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत से आर्थिक, सामाजिक तथा वैधानिक उपाय किए गए हैं जो कि बड़े उद्यमों के पक्ष में होते हैं। प्रोत्साहन के रूप में इस वर्ग को आय में छूट, आर्थिक अनुदान, निर्यात तथा आयात से संबंधित सुविधाएं, विदेशी ऋणों को प्राप्त करने के अवसर, वित्तीय संस्थाओं के निर्माण की सुविधाएं, आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता तथा मनमानी कीमतों के निर्धारण की छूट जैसी दशाएं भी अर्थव्यवस्था के संचालन की पूंजीवादी तकनीकों का प्रमाण है। सामान्य रूप से इन तरीकों को उत्पादन में वृद्धि करने के एक माध्यम के रूप में देखा जाता है, लेकिन आंतरिक रूप से इनका उद्देश्य एक पूंजीवादी व्यवस्था को प्रोत्साहन देने से ही है। ओके, उपयुक्त विवेचन के आधार पर AR देसाई ने पुनः इस तथ्य पर बल दिया कि भारत में स्वतंत्रता के समय से ही यहाँ सरकार का लक्ष्य एक ऐसे समाज को विकसित करना रहा है जो पूंजीवादी नींव पर आधारित रहा है। बाहरी तौर पर विकास के लिए ऐसे नारे दिए जाते रहे जिससे सरकार का समाजवादी दिशा में आगे बढ़ना स्पष्ट हो सके, लेकिन आंतरिक रूप से समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित सामाजिक, आर्थिक तथा वैधानिक रूप से सुसंबद्ध तथा समताकारी विकास के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए गए। यदि इस रूप में समाज विज्ञानियों द्वारा भारत में विकास के मार्ग का मूल्यांकन किया जाए, केवल तभी विभिन्न संस्थाओं, मूल्य व्यवहार के प्रतिमानों तथा सामाजिक आर्थिक नैतिकताओं के बारे में एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है जिससे हम विकास के उस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं जो उपनिवेशवादी संरचना से हटकर हमें समाजवाद की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। स्पष्ट है कि AR देसाई ने पूंजीवादी मार्ग की अपेक्षा समाजवादी मार्ग को विकास के वास्तविक मार्ग के रूप में स्वीकार किया है। तो दोस्तों, ये कुछ विचार थे इनके जिसको हम लोग डिस्कस किए। अब हम लोग कुछ सेलेक्टेड पब्लिकेशन में देखेंगे इनके बुक्स को। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक जो है ये हम लोग देखेंगे सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये आप लोगों को फर्स्ट पब्लिश जो हुआ था 1948 में। ओके, नेक्स्ट बुक है रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन। नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे इंडियाज़ पाथ ऑफ डेवलपमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। और यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं अ मार्क्सिस्ट अप्रोच, इसके आगे लिखा हुआ है। मीन्स इसमें जो विचारधारा जो है वो मार्क्सिस्ट ही कंप्लीट दिखाई देती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे AR देसाई और डी कोस्टा विल्फ्रेड का स्टेट एंड रिप्रेसिव कल्चर अ केस स्टडी ऑफ गुजरात। ये गुजरात है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके सॉरी। AR देसाई की एक और बुक है अ प्रोफाइल ऑफ एन इंडियन स्लम। तो स्लम पे भी इन्होंने अध्ययन किया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अग्रेरियन स्ट्रगल्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो एग्रेरियन स्ट्रगल पे भी इनकी बुक है। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे और ये उदय मेहता के साथ इन्होंने लिखा है मॉडर्न गॉड मेन इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म। ये भी एक इनकी इम्पॉर्टेंट बुक रही है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ रूरल इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ द एग्रेरियन पुअर। नेक्स्ट स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया, ये भी एक एस्से है, एस्सेस इन डिसेंट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अर्बन फैमिली एंड फैमिली प्लानिंग इन इंडिया। नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे लेबर मूवमेंट इन इंडिया। तो लेबर मूवमेंट पे भी इनकी बुक है जो कि सुनील डीगे के साथ लिखा हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे इनका वेरी केल
पुणेकर करके हैं और इसमें कई सारे थिंकर्स आप लोगों को दिखेंगे। यहाँ पे डीगे भी दिख रहे हैं, सवेर दिख रहे हैं। तो ये लिखा गया है गणेश लेबर मूवमेंट इन इंडिया। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एक गणेश लेबर मूवमेंट करके भी है, तो ये आर देसाई से संबंधित है। अगर सपोज कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की है। ओके सॉरी। कुछ इनके जर्नल हैं वो हम लोग देखेंगे। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, सोशियोलॉजिकल एनालिसिस। नेक्स्ट है रूरल सोशियोलॉजी, इट्स नीड इन इंडिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिलेवेंस ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये भी सोशियोलॉजिकल बुलेटिन में पब्लिश हुआ है। प्रीवियस वाला भी सोशियोलॉजिकल बुलेटिन में पब्लिश हुआ था। ओके नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अर्बनाइजेशन एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं नेशनल एजुकेशन एंड रिलीजन, जो कि 1963 में सोशियोलॉजिकल बुलेटिन में पब्लिश हुआ था। इनसे संबंधित कुछ हम इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें देख लेंगे। तो सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन। आप लोग ये सेम बुक को आप लोग देख सकते हैं। भारत का विकास मार्ग यानी कि डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया। तो ये आप लोगों को दिख रहा है इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट, इस तरीके से बुक है। ओके रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म, स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया। और हम लोग यहाँ पे कुछ 2-3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अर्बन फैमिली एंड फैमिली प्लानिंग इन इंडिया, मॉडर्न गॉडमैन इन इंडिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टेट एंड रिप्रेसिव कल्चर। ओके तो दोस्तों आज हम लोग ए आर देसाई के बारे में लेक्चर कंप्लीट किए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ए आर देसाई के बारे में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। तो आई थिंक कि इससे अगर ये 4 कुछ पार्ट में है ए आर देसाई का लेक्चर, और इससे बाहर तो ए आर देसाई से मुझे नहीं लगता है कभी कुछ पूछा जाएगा। अगर ये कंटेंट आप लोगों ने सिर्फ समझ लिया तो आप लोगों के एक थिंकर जो है ए आर देसाई वो डिटेल में प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके और एक बात और मैं बता दूं दोस्तों कि इस बीच में थोड़ा सा मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो थोड़ा फीवर, और जैसा कि आप सभी को पता है कि वेदर चेंज हो रहा है अभी थोड़ा सा, तो फीवर कोल्ड ऐसा हो गया था। इसकी वजह से एक बहुत ही लंबा गैप हो गया। आज भी थोड़ा सा आप लोगों को मेरी वॉइस चेंज लग रही होगी, तो अभी थोड़ा 1-2 दिन और टाइम लगेगा, उसके बाद से ठीक हो जाएगा। फीवर रहता है तो भी लेक्चर जो होता है वो रिकॉर्ड करने में इजी होता है। बट अभी क्या है कि अगर ड्राई कफ हो जाता है, बार बार खांसी आती है, तो लेक्चर रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मैंने कम्प्लीटली छोड़ ही दिया था कि पहले ठीक होना चाहिए। लेकिन इसमें भी आप लोग देख सकते हैं अगर लंबा लेक्चर बनता है तो प्रॉब्लम हो जाता है, बीच बीच में खांसी आती ही है। तो बट ठीक है, अभी 1-2 दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो उसके बाद से हम लोग फिर कंटिन्यू सेशन स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।